dear students, today we are going to start chemical bonding of BSc first year. केमिकल बॉन्डिंग इन बीएससी को आप दो चैप्टर के रूप में पढ़ते हो. फर्स्ट वन इज कोवलेंट बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज आयनिक बॉन्ड. जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा कि हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के बारे में इस पार्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं. देखिए, कोवलेंट बॉन्ड के लिए आपको जो कंसेप्ट है वो इस तरह से है. सबसे पहला है लुईस स्ट्रक्चर मॉडल, देन आफ्टर हमारे पास है VSEPR मॉडल, देन आफ्टर है हाइब्रिडाइजेशन एंड देन आफ्टर है वी हैव MOT. तो बेसिकली चार मॉडल है जिसके बारे में हम लोग कोवलेंट बॉन्डिंग में डिटेल में स्टडी करते हैं. कोवलेंट कंपाउंड के लिए, कोवलेंट बॉन्ड के लिए चार मॉडल दिया जाता है. तो फॉर कोवलेंट बॉन्ड there are four models given या four theories given. whatever कहो, मॉडल्स कहो या थ्योरी कहो, चार मॉडल दिया गया है. क्या क्या है? सबसे पहला है लुईस स्ट्रक्चर मॉडल. बहुत हद तक आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. लुईस स्ट्रक्चर मॉडल से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अराउंड एटम्स. सेंट्रल नहीं, सारे एटम्स के अराउंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर का अरेंजमेंट करते हैं. दूसरा होता है VSEPR मॉडल, जिसकी मदद से हम लोग शेप और स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं. VSEPR का मतलब है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो बताता है कि क्या शेप और स्ट्रक्चर होगा. तीसरा हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन मॉडल, और लास्ट वन हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट वन वी स्टडी अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ये चार मॉडल है जो बारी बारी से हम लोग, मॉडल कहो या थ्योरी कहो एक ही बात है, और थोड़ा सा अंतर होता है मॉडल थ्योरी में वैसे, लेकिन एक ही चीज है लगभग आप मानो. तो ये हम लोग को पढ़ना है. गौर कीजिएगा, इसमें ये जो तीन कंसेप्ट है, इन तीन कंसेप्ट को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में VBT भी कहते हैं, क्योंकि इसका मेन कारण है कि इसमें माना जाता है कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. इसमें VBT में माना जाता है कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में सिर्फ भाग लेता है कोर इलेक्ट्रॉन्स का. कोर इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो अंदर के सेल का इलेक्ट्रॉन्स है, उसका बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. न्यूक्लियस भाग लेगा और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन भाग लेगा. हालांकि ये ऑब्जेक्शनल भी है कि न्यूक्लियस भाग ले रहा है और वैलेंस सेल भाग ले रहा है, और जो बीच में है कोर वाला वो भाग नहीं ले रहा है. ऐसा होना ये डिमेरिट भी है. VBT का डिमेरिट है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं हम पार्टिसिपेट करते हुए बॉन्डिंग में, न्यूक्लियस को मान लेते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन, जबकि कोर इलेक्ट्रॉन्स का नहीं मानते हैं. अगर सिर्फ वैलेंस होता तो कोई बात नहीं था, लेकिन वैलेंस भी है, न्यूक्लियस भी भाग ले रहा है, तो कोर इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं भाग लेगा? ये डिमेरिट है. लेकिन इसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग विथ न्यूक्लियस. मैं लिख देता हूं, कोर इलेक्ट्रॉन्स हैव नो इंपॉर्टेंस इन बॉन्डिंग. ये आपका डिमेरिट भी इसका है कि कोर इलेक्ट्रॉन्स का इसका कोई एजम्पशन है. कोर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. कोर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता ही नहीं. ये गलत एजम्पशन है. ऐसा नहीं होना चाहिए था कि न्यूक्लियस भाग लेगा, वैलेंस सेल भाग लेगा और बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग नहीं लेगा. अगला पॉइंट है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन changes its identity in terms of
बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के रूप में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही अपना आइडेंटिटी चेंज करता है। आगे हम आ रहे हैं अगली बात। वीवीटी में यह माना जाता है कि जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा तो एटम अपना आइडेंटिटी मेंटेन रखेगा। जैसे कि मान लो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के CH4 बनाया, तो कार्बन और हाइड्रोजन अपना आइडेंटिटी मेंटेन रखेगा, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा उसमें। मतलब एटम्स मेंटेन इट्स आइडेंटिटी, मेंटेन इट्स आइडेंटिटी इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल या आयन, जो भी कहो, मॉलिक्यूल या आयन में एटम्स अपना आइडेंटिटी मेंटेन रखेगा। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये तीनों जो है बेसिक है, जिसके थ्रू जो है वीवीटी को आपको समझना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का है डिस्ट्रीब्यूशन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रूप में होगा, एटम्स अपना आइडेंटिटी मेंटेन रखेगा। अगली बात हम लोग इसी पे आ रहे हैं, इन तीनों मॉडल का काम क्या है। वीवीटी में लुईस स्ट्रक्चर मॉडल बताता है कि किस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रूप में। VACPR मॉडल बताता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से सेपरेटेड होगा, क्या बॉन्ड एंगल होगा, क्या स्ट्रक्चर, क्या शेप होगा। हाइब्रिडाइजेशन उस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर और शेप का फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन देता है। तो VVT गिव्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ऑब्वियस बात है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट थ्रू लुईस स्ट्रक्चर मॉडल। लुईस स्ट्रक्चर मॉडल से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देता है, ठीक है। उसके बाद शेप एंड स्ट्रक्चर थ्रू VACPR मॉडल एंड, और क्या, शेप एंड स्ट्रक्चर थ्रू VACPR मॉडल। और इसके अलावा जो आपका लुईस स्ट्रक्चर मॉडल है, शेप और स्ट्रक्चर है VACPR से, एंड explanation of formation of that shape or structure by hybridization model। तो बेसिकली लुईस स्ट्रक्चर मॉडल, VACPR और हाइब्रिडाइजेशन मॉडल की मदद से आपको ये सारा चीज पता चलता है इन VVT। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले VVT में ये स्टडी करते हैं कि अगर एक कोवलेंट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है तो उस कोवलेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी डायग्राम क्या होगा। ये सबसे पहले हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टडी करेंगे उस बात को। देखिए, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी डायग्राम ऑफ कोवलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन। कोवलेंट कंपाउंड जब फॉर्मेशन होगा तो उसका एनर्जी डायग्राम क्या होगा, यही हम लोग को सबसे पहले स्टडी करना है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जब भी दो एटम A एंड B आपस में जुड़ करके अगर एक कोवलेंट मॉलिक्यूल AB बनाएगा, तो जो मॉलिक्यूल AB है उसका वेव फंक्शन इन दोनों आइसोलेटेड एटम के वेव फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन माना जाता है। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जब दो एटम आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल बनाएगा तो मॉलिक्यूल का जो वेव फंक्शन होगा, जो वेव फंक्शन से आप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करोगे, वो इन दोनों वेव फंक्शन, जो एटम A का होगा, एटम B का होगा, इन दोनों वेव फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा।
इसके पहले आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में आपने एमओटी पढ़ा था, तो वहां पे हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते थे, जो कि एक अलग चीज है। वहां एक एजम्पशन था LCO-MO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हम उसमें नहीं जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली ये बोल रहे हैं कि जब दो एटम्स आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल बनाएगा, तो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने वाला ऑर्बिटल वो इन दोनों एटम के ऑर्बिटल का प्रोडक्ट होगा। याद रखिएगा, ये जंक्शन है वीवीटी का, ठीक है। हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात नहीं कर रहे, हम लोग वीवीटी की बात कर रहे हैं। और हम लोग यही कर रहे हैं कि पहला पॉइंट यही है कि इफ टू एटम्स ए एंड बी form a molecule AB, form a molecule AB, then wave function psi of molecule AB is product of wave function psi of molecule AB is product of wave function A and B. Wave function psi A and psi B. मैं क्या बोल रहा हूं कि जो psi AB होगा वो बेसिकली psi A इंटू psi B के बराबर होगा। एंड एनर्जी जो होगा, याद रखिएगा, एनर्जी जो AB का होगा वो एनर्जी A और प्लस एनर्जी बी के बराबर होगा। जो एनर्जी होगा वो एनर्जी जो होगा ए और बी का जो एनर्जी होता है उसका समेशन होगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा, वेव फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, दोनों वेव फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, और एनर्जी जो होगा उस मॉलिक्यूल का वो इन दोनों एनर्जी का जोड़ या घटाव भी हो सकता है। दोनों तरह का पॉसिबिलिटी बनेगा। वो आप देखोगे कि किस किस तरह का ज्यादा संभावना है। एक्चुअल में प्लस वाला ही ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि प्लस वाला ही फेवरेबल कंडीशन बताया जाता है बॉन्डिंग का। खैर आगे हम लोग उस पर आएंगे। पहला चीज ये है। दूसरा, मैं बोल रहा हूं दो आइसोलेटेड एटम आपस में कंबाइन किया, मॉलिक्यूल बनाया, तो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल इन दोनों वेव फंक्शन, एटॉमिक वेव फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर, और एनर्जी जो होगा उसके जोड़ के बराबर। माइनस लिखते हैं लेकिन माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस से जो आएगा वेव फंक्शन वो वेव फंक्शन एंटी बॉन्डिंग होता है और वो फेवरेबल ही नहीं होता है। दूसरा ये है कि इफ ए सिस्टम कंटेन, समझिएगा, इफ ए सिस्टम हैज मोर देन वन वेव फंक्शन, मोर देन वन वेव फंक्शन, psi1, psi2, psi3 etc., then psi of the complete system, psi of the complete system is given as, समझोगे क्या होगा, psi will be equal to n c1 psi1 c2 psi2 c3 psi3 अप टू यहां तक। समझिएगा, वेयर मैं यहां पे बता देता हूं क्या क्या टर्म है ये सब। वेयर C1 C2 C3 जो है, C1 C2 C3 जो है आर कोफिशिएंट्स विच टेल्स अबाउट, जो क्या बताता है, विच टेल्स अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ वेव फंक्शन psi 1 psi 2 psi 3 dot 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 in wave function of system, वेव फंक्शन psi ऑफ सिस्टम। पूरे सिस्टम का जो psi होगा उसमें जो psi1 psi2 psi3 क्या कह रहा है, बेसिकली उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा वो बता रहा है C1 C2 C3। एक और टर्म आप देख रहे होंगे n। n क्या होता है, n को कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। n इज कॉल्ड
नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और ये इसलिए यूज किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है ये, और इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका 1 मेंटेन रहे। अगर आप खाली C1 C2 C3 कंट्रीब्यूशन लोगे, n मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो हो सकता है टोटल प्रोबेबिलिटी ये 1 से अलग आ जाए। तो n को इसलिए गुना किया जाता है ताकि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 1 के बराबर आ जाए। तो n इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट विच टेल्स अबाउट n is called normalization constant which tells about क्या, which tells about total probability of finding electron must be equal to 1। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज ये कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करेगा तो दोनों से जो कंप्लीट वेव फंक्शन बनेगा सिस्टम का, वो उन दोनों वेव फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। और दूसरा, अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें कि एक से ज्यादा वेव फंक्शन है, तो ओवरऑल सिस्टम का जो वेव फंक्शन होगा उन सभी वेव फंक्शन का समेशन होगा मल्टीप्लाइड बाय सम कोफिशिएंट्स, ताकि सबका कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली लिया जा सके। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट गुना करते हैं ताकि टोटल प्रोबेबिलिटी आपका मेंटेन रहे 1 पे। इन्हीं दोनों कंसेप्ट को यूज करते हुए अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल, जो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं एनर्जी डायग्राम दिखाने जा रहा हूं कि क्या होगा। चलिए देखिएगा, जब दो मॉलिक्यूल, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स A एंड B, जब दो मॉलिक्यूल A और व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स करना चाहिए मुझे, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स, जिसको कि हम लिख देते हैं HA एंड HB, आर फॉर्मिंग ए बॉन्ड वी हैव। समझ लीजिएगा थोड़ा सा, आपके पास मैं क्या कर रहा हूं, नंबरिंग कर दे रहा हूं। नंबरिंग करना इसलिए जरूरी है ताकि पता चल सके कि किसका बात कर रहे हैं हम लोग। एक को ए कर दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम को, एक हाइड्रोजन एटम को हम बी कर दे रहे हैं। एक और चीज का नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग, दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको भी नंबरिंग कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, सबको दिख रहा है, न्यूक्लियस है, एक प्रोटॉन होगा और यहां भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसको भी नंबरिंग कर लेते हैं। इसको मैं मान लेता हूं 1 और इसको मैं मान लेता हूं इस इलेक्ट्रॉन को 2। मतलब एटम ए के पास इलेक्ट्रॉन 1 है, एटम बी के पास इलेक्ट्रॉन 2 है। तो इसमें अगर देखा जाए, इन H2 मॉलिक्यूल अगर देखा जाए, जो फर्स्ट कंडीशन है वो यही है। पहली बात तो यह है कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहा होगा, और अट्रैक्शन भी मैं दिखा देता हूं, रेड कलर से दिखा दे रहा हूं मैं। अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ, आपस में तो अट्रैक्शन होगा ही। मतलब अपने न्यूक्लियस के साथ अपना इलेक्ट्रॉन का तो अट्रैक्शन होगा ही। तो इस तरह से जो आपका psi1 होगा, जरा गौर कीजिएगा, आपके पास देख सकते हैं क्या क्या है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स, उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सिव फोर्स, और उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स। ये तीन तरह का आपके पास फोर्सेस एक्ट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, बॉन्डिंग फेवरेबल तभी होगा जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा। तो बॉन्डिंग फेवरेबल होगा कब, बॉन्डिंग इज फेवरेबल, बॉन्डिंग होगा व्हेन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट।
समझ लीजिए। अब देखिए जो इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का psi1 होगा वो कैसे लिखोगे आप, ये लिखोगे आप psi a इलेक्ट्रॉन 1 के साथ और इनटू psi b इलेक्ट्रॉन 2 के साथ, यही लिखोगे ना, यही है psi a इस एटम का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन 1 के साथ और psi b इस एटम का इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ। अगर हम इसका एनर्जी लिखना चाहें तो एनर्जी जो हो जाएगा इसका E1 वो EA प्लस EB हो जाएगा, प्लस माइनस EB हो जाएगा। और अगर हम इस एनर्जी को प्लॉट करें, किसके अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, चलिए मैं इधर डायग्राम दिखाता रहता हूं। R के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं किसको, एनर्जी को, बेसिकली डेल्टा E को हम लोग प्लॉट करते हैं, चेंज इन एनर्जी को प्लॉट करते हैं। तो अगर हम इस psi1 का एनर्जी प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से आएगा। 1 का एनर्जी प्लॉट करें वो कुछ इस तरह से आएगा। ये 1 का ग्राफ है, psi1 का ग्राफ यही है। जबकि एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि आपका जो ग्राफ है psi का वो कुछ इस तरह का आता है। मतलब अगर आप गौर करोगे तो इसका एनर्जी, इसका जो मिनिमम जहां पे एनर्जी होता है वो बहुत कम, मात्र 25.2 किलो जूल आएगा। मात्र जो है 1 में 25.2 किलो जूल आएगा। मैं यूनिट हर जगह किलो जूल में ही लिख रहा हूं, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं। 25.2 किलो जूल आएगा। जबकि एक्सपेरिमेंटल देखा जाता है कि एक्सपेरिमेंटली जो आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है उसका ग्राफ इस तरह का होता है। इसको मैं मान लेता हूं फोर्थ ग्राफ, और इसका जो एनर्जी है वो देखा जाता है 431.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए वैल्यू याद करने का जरूरत नहीं है आपको कितना एग्जैक्टली है, लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा कि आपको साफ दिख रहा होगा कि 1 का और 4 का जो बॉन्ड एनर्जी है उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस है कि आप नहीं कह सकते हो कि बस इसी से आपका H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गया है। ये जो है आपका कंप्लीट पिक्चर H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन का बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या क्या हम लोग इसमें मॉडिफिकेशन करें, चेंजेस करें। तो देखिए बारी बारी से हम लोग मॉडिफिकेशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला मॉडिफिकेशन इसमें है, देखिए 3 मॉडिफिकेशन इसमें किया जाता है। पहला है एक्सचेंज एनर्जी का, क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट, और तीसरा होता है आयनिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल को भी कंसीडर करना। आपको पता है कोई भी मॉलिक्यूल ना परफेक्टली कोवलेंट होता है ना परफेक्टली आयनिक होता है, तो हम लोग हर कोवलेंट मॉलिक्यूल में भी कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर लेंगे एंड वाइस वर्सा। तो इसमें भी आयनिक कैरेक्टर लेंगे, वो लेंगे। 3 तरह का इसमें हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और जो 3 तरह का मॉडिफिकेशन है मैं बता देता हूं। देयर आर 3 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन पॉसिबल। There are 3 type of modification possible। 3 तरह का मॉडिफिकेशन संभव है। पहला मॉडिफिकेशन यहां तक दिख रहा होगा, मुझे लगता नहीं है दिक्कत है, हां। पहला एक्सचेंज एनर्जी का मॉडिफिकेशन। एक्सचेंज एनर्जी का मॉडिफिकेशन क्या है, एक्सचेंज एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे। एक्सचेंज एनर्जी का मॉडिफिकेशन। दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मॉडिफिकेशन, और तीसरा है आयनिक कैरेक्टर का मॉडिफिकेशन। इन तीनों मॉडिफिकेशन को अगर ले लिया जाए तो ये जो एनर्जी डायग्राम एक्सपेरिमेंटल कर्व जो कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी 431.4 किलो जूल पर मोल है, वो लगभग थ्योरेटिकल कर्व से मैच कर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एक्सचेंज एनर्जी का जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है। एक्सचेंज एनर्जी की बात की जाए तो एक्सचेंज एनर्जी बेसिकली ये बताता है कि हम जानते हैं हाइजेनबर्ग अनस्टडीड प्रिंसिपल से कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में हम किसी का पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते। हमने क्या किया अभी है, ए के साथ 1 को अटैच किया है, बी के साथ 2 को अटैच किया है,
जो अटैच करना सही नहीं। ऑब्वियस सी बात है 2 1 के साथ भी हो सकता है, 2 A के साथ भी हो सकता है और 1 B के साथ भी हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहला मॉडिफिकेशन यही करेंगे कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, A के साथ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, B के साथ सेकेंड इलेक्ट्रॉन का जो मैंने पोजीशन फिक्स रखा है, उस तरह से पोजीशन को फिक्स रखना मतलब अच्छा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सिंस हम पहला एक्सचेंज एनर्जी का पढ़ने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन, एक्सचेंज एनर्जी का मॉडिफिकेशन यही कहता है कि सिंस पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2 molecule can't be kept fixed, फिक्स नहीं माना जा सकता है। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैन बी केप्ट विथ HB, जो HB हम लोग करें, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी केप्ट विथ H। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैन बी केप्ट विथ H। तो जरा गौर करते हैं, अगर HA और HB के साथ रख सकते हैं, देखो तो क्या होगा, हमारे पास A एटम है या न्यूक्लियस है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रख दिया वो सेकेंड रख दिया आप, और B एटम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रख दिया वो क्या रख दिया आप, मैंने फर्स्ट रख दिया। तो ये जो सेकेंड सिस्टम है psi2, वो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, psi A2 इंटू psi B1। ये समझ में आया। तो ओवरऑल जो हमारे पास सिस्टम होगा, जो psi का सिस्टम होगा वो क्या होगा, वो C1 psi1 प्लस C2 psi2 के बराबर होगा। psi1 समझते हो आप, psi1 में क्या है, A के साथ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और B के साथ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और C2 psi2 के साथ क्या है, A के साथ सेकेंड इलेक्ट्रॉन और B के साथ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। गौर कीजिएगा। अब ये आपका psi सिस्टम हो गया, H2 मॉलिक्यूल का जो psi है वो इतना आ रहा है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये C1 C2 क्या बताता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ psi1 एंड psi2। अब अगर हम आपसे पूछें कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के A के साथ रहने का या सेकेंड इलेक्ट्रॉन के A के साथ रहने का चांस क्या है, इक्वल है। जितना प्रोबेबिलिटी सेकेंड इलेक्ट्रॉन के A के साथ रहने का है, उतना ही प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के A के साथ रहने का है। ऐसा कुछ नहीं किसी का ज्यादा है किसी का कम है। तो सिंस मैं ये बोल रहा हूं, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ कीपिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन with A and B, since probability of keeping first and second electron with A and B, मतलब HA and HB are equal, यहां लिख रहा हूं, are equal, so चलिए मैं ऊपर मिटा रहा हूं, जगह नहीं हमारे पास नीचे ज्यादा, तो इसलिए क्या होगा हमारे पास, यहां पे मैं लिख रहा हूं, आपके पास जो कंट्रीब्यूशन होगा C1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू C2 स्क्वायर। देखिए स्क्वायर क्यों किया मैंने, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है साई स्क्वायर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब होता है साई स्क्वायर। तो अगर प्रोबेबिलिटी से हम कह रहे हैं कि दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है साई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होगा। psi1 का स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वही psi2 स्क्वायर का होगा। तो इससे आ रहा है C1 इज इक्वल टू C प्लस माइनस C2, C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस C2। और ऑब्वियस सी बात है, चूंकि ओवरऑल जो आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसलिए C1 और C2 को सिंपली हम लोग 1 और प्लस माइनस 1 ले लेंगे। तो सिंपली C1 और C2 जो होगा प्लस माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो एक तरह से आपके पास दो तरह का सिस्टम बन रहा है। एक बनेगा प्लस के साथ, जहां पर आप C1 को 1 लोगे तो psi A 1
साई B1 साई B2 और प्लस साई A2 साई B1। क्लियर है? और ये जो है ये पहला सिस्टम हो गया, और दूसरा हो गया साई माइनस साई A1 साई B2 और माइनस साई A2 और साई B1। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें ये वाला जो है सिस्टम सही है, प्लस वाला माइनस वाला माना जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो प्लस वाला सिस्टम है वो बेसिकली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल को दिखाता है, ठीक है, और जबकि ये जो है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को दिखाता है। तो भाई जब ऑर्बिटल आपका बॉन्ड को फेवर करता है तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्डिंग ऑर्बिटल होना चाहिए, एंटी बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन में दिखाता है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है सेम स्पिन में दिखाता है। इसलिए ये तो आपका जो है वो साई को, हाइड्रोजन के साई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि जो साई प्लस है, जो साई प्लस है दैट इज बेसिकली, साई प्लस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग क्या? कोवलेंट, साई कोवलेंट ऑफ H2। H2 मॉलिक्यूल का जो कोवलेंट आपका ऑर्बिटल है वो साई प्लस के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, साई माइनस के द्वारा नहीं। अगर मैं इसमें क्या करता हूं, चलिए मैं इसको अगर साई प्लस का ग्राफ इसमें दिखाता हूं, तो साई प्लस का ग्राफ देखा जाता है कुछ इस तरह का होता है। देखिएगा मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूं प्लॉट। साई प्लस का ग्राफ ऐसा है, साई माइनस का प्लॉट किया जाए तो उसका ग्राफ तो ऐसा हो जाएगा, साई माइनस का तो ऐसा हो जाएगा, वो तो बॉन्डिंग को फेवर ही नहीं करेगा। आप देख सकते हो डेल्टा ई पॉजिटिव, कभी भी डेल्टा ई पॉजिटिव होगा तो बॉन्डिंग फेवर ही नहीं होगा। बॉन्डिंग का मतलब है कि एनर्जी घटना चाहिए, और देखा यह जाता है कि ये जो एनर्जी है साई प्लस का, ये जो एनर्जी है वो लगभग आपको 302.4 किलो जूल है, 302.4 किलो जूल है। तो ये दिखा कि हाँ ठीक है, डिफरेंस हुआ, मतलब ये जो पहले 25 था अब हो गया है 300, लेकिन अभी भी डिफरेंस है 431 और 302 में, 431 और 302 में डिफरेंस अभी भी है। लेकिन एक बात तो श्योर है कि एक्स्ट्रा एनर्जी जो घटा है, जो आपका एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपको जो डिक्रीज हुआ है इन साई प्लस कंपेयर टू क्या साई वन, साई वन में जो घटा था 25.2 घटा था, और साई प्लस में जो घटा है 302.4 घटा है, इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि एक्सचेंज एनर्जी निकालिए, एक्सचेंज एनर्जी कहने का मतलब ये हो गया साई प्लस माइनस साई वन, बेसिकली एनर्जी इसका, तो एनर्जी इसका कितना होगा 302.4 माइनस 25.2, कहने का मतलब आप देख सकते हैं हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, ये हो गया फिर 8 और 2, सही किया ना? नहीं 7, इतना जो किलो जूल पर मोल है दैट इज द एक्सचेंज एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो आई थिंक यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये बेसिकली कोवलेंट साई ऑफ H2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कारण से एनर्जी गैप कुछ घटा है। तो हमने फर्स्ट जो एक्सचेंज एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करने के कारण, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ए की बजाय बी के साथ रखने के कारण जो आपका एनर्जी में एक्सपेरिमेंटल एनर्जी और जो आपका कोवलेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कम हो रहा है। अब हम लोग को दो और फैक्टर कंसीडर करना है, क्या क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का और आयनिक कैरेक्टर का। तो हम लोग अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मॉडिफिकेशन करते हैं। देखिए अब रही बात, इसे देखिए हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट यूज होगा नहीं। लेकिन H2 मॉलिक्यूल एक 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हम लोग सेकेंड मॉडिफिकेशन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का है वो करने जा रहे हैं।
ठीक है। तो भाई बात यह है कि सिंस H2 इज ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, H2 इज ए 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो शिल्डिंग इफेक्ट एग्जिस्ट। और शिल्डिंग इफेक्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो सील्ड होगा और इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज होगा, ना कि आपका सिंपली जेड। हेंस जेड इफेक्टिव विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्या कहोगे, जेड। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज होगा कंपेयर टू जेड। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज होता है, इफ जेड इफेक्टिव इज यूज्ड, then it is found that bond energy of H2 becomes, देखिए इसके डिटेल में हम लोग को जाने का जरूरत नहीं कैसे, लेकिन बॉन्ड एनर्जी जो है 339.4 किलो जूल पर मोल हो जाता है। तो ये जो है ये साई प्लस का मैंने लिखा है कोवलेंट वाले का। अब अगर हम इसी में क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं जेड इफेक्टिव ले लेते हैं, तो और घटा, कितना घट गया, अब देखिए थोड़ा जगह कम है हमारे पास, लेकिन ये आप देख लीजिएगा, ये वाला जो है वो किसके लिए है, साई विथ जेड इफेक्टिव है, साई विथ जेड इफेक्टिव है। और यहां पर आप देखिएगा बॉन्ड एनर्जी जो आ रहा है, ये जो है जेड इफेक्टिव के साथ कितना आ रहा है, 339.4 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका आ रहा है जेड इफेक्टिव के साथ। तो देखिएगा अब जो है एक्सपेरिमेंटल जो 431.4 था और थ्योरेटिकल में डिफरेंस और घटा। अब एक लास्ट पॉइंट बचता आयनिक कैरेक्टर। जैसा कि आपको पता है हर कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है और हर आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर होता है, इसलिए हम लोग को डेफिनेटली कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर लेना होगा। तो हम लोग अब तीसरा पॉइंट आते हैं आयनिक कैरेक्टर का कंसिडरेशन पे। आयनिक कैरेक्टर कंसिडरेशन पे तो हम लोग कर क्या रहे थे अभी तक कि भाई हम लोग एकक इलेक्ट्रॉन को HA और HB के साथ रख रहे थे, एटम A और एटम B के साथ रख रहे थे। जब आयनिक कैरेक्टर लेंगे तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन को एक के साथ रखेंगे। इन आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बोथ इलेक्ट्रॉन्स should be kept with one system, kept with one atom। एक एटम के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन रखेंगे। जैसे कि अगर मैं A के साथ रखता हूं, इसको साई 3 कहता हूं, A के साथ रखता हूं तो क्या होगा, साई A 1 2 और साई B। और B के साथ रखता हूं साई 4 कहता हूं इसको, साई B 1 2 और साई A। तो बेसिकली ये है क्या, ये आयनिक नेचर हो गया। तो ओवरऑल अगर आप साई देखते हो, ओवरऑल जो साई देखते हो H2 का, वो बेसिकली क्या होगा, साई कोवलेंट अब प्लस लैम्डा इंटू साई आयनिक। समझिएगा, लैम्डा इंटू साई आयनिक। और साई आयनिक क्या है, जरा गौर कीजिए, साई आयनिक जो है साई 3 और साई 4 का कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली आपका जो साई H2 आएगा वो साई कोवलेंट जो बेसिकली साई प्लस था, जो क्या था, साई A1 साई B2 प्लस साई A2 साई B1, ये था। अब प्लस लैम्डा, यहां पे देखोगे आयनिक में क्या लिखेंगे हम लोग, सीधा सीधा यहां भी इक्वल चांस है दोनों के होने का, और जितना पॉसिबिलिटी दोनों इलेक्ट्रॉन्स का A के साथ रहने का है, उतना ही पॉसिबिलिटी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के B के साथ रहने का है। तो दोनों का कोफिशिएंट अगेन इक्वल होगा, साई A 1 2 साई B प्लस साई B 1 2 साई। ये आपका कंप्लीट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का साई हुआ। अब देखा यह जाता है, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, आप जानते हैं कि आयनिक कैरेक्टर हर मॉलिक्यूल का अलग अलग होता है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन H2 मॉलिक्यूल
H2 मॉलिक्यूल में जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा वो लीड्स टू लैम्डा इक्वल टू कितना 0.17। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर देखा जाता है 0.17 हो जाता है किसमें, इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के। हर मॉलिक्यूल के अलग अलग होगा। अब कीपिंग दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा देखा जाता है जो बॉन्ड एनर्जी होता है साई H2 का वो क्या हो जाता है 362.4 किलोजूल पर मोल। मतलब फाइनली जो आपके पास आएगा वो इस तरह का आएगा। रेड कलर से मैं दिखा दे रहा हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये जो है यही जो है साई H2 को रिप्रेजेंट करता है। इसी का जो बॉन्ड एनर्जी आएगा, मैं यहां पर रेड कलर से फिर दिखा रहा हूं, ये जो बॉन्ड एनर्जी आएगा वो 362.4 किलोजूल आएगा। एक्सपेरिमेंटल था आपके पास 431.4 और आपका जो थ्योरेटिकल आया वो 362.4। तो बेसिकली जो बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटल है वह है आपका 431.4 किलोजूल पर मोल, और जो साई H2 आया उसका बॉन्ड एनर्जी आया थ्योरेटिकल आया वो कितना आ गया 362.4 किलोजूल पर मोल। तो आप साफ देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल के बीच में, लेकिन डिफरेंस बहुत कम है। इतना कम है कि हम लोग उसको आसानी से कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ जो हमने किया है वो सारे फैक्टर को कंसीडर करके हमने लगभग एक्सपेरिमेंटल से मैच करा दिया है बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल का जब आप एनर्जी डायग्राम बनाओगे तो उसमें एक्सचेंज एनर्जी, उसमें जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट, और उसमें आयनिक कैरेक्टर ऑफ दैट कोवलेंट मॉलिक्यूल को कंसीडर करना होगा। तब जाकर के आपका जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी है वो थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी के करीब में आएगा, लगभग मैच करेगा दोनों। अदरवाइज आप सिंपली अगर खाली न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन का लोगे, तब जाकर के आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी को, जो हम लोग 11th-12th में किए थे। हालांकि BSc स्टैंडर्ड में आपको इन तीनों मॉडिफिकेशन को ध्यान रखना है और तभी जाकर के आप बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटल से मैच करा सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड एनर्जी ऑफ एनी कोवलेंट मॉलिक्यूल जब आप उस कोवलेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी डायग्राम बनाते हो। अगले क्लास से हम लोग कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का जो डिफरेंट मॉडल है उसके बारे में डिटेल स्टडी करना शुरू करेंगे। थैंक यू।